मुख्य तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी से जरूर कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है, दिल्ली में 15 की CUT UG अब 29 मई को होगी। देश के अन्य राज्यों में आज से ही यानी 15 मई 2024 से ही CUT UG का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, परंतु दिल्ली में यह एग्ज़ाम अब 29 मई को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिल्ली में 15 मई को होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG को स्थगित कर दिया। एजेंसी ने परीक्षा को स्थगित करने के लिए अप्रहर कारणों का हवाला दिया है। ठीक है, अब यह परीक्षा 29 मई को होगा। नेक्स्ट, शुरू हुआ वयस्कों के लिए टीबी टीकाकरण अभियान। टीबी की बीमारी को खत्म करने के एक निर्णायक प्रहार की तैयारी की गई। इसी क्रम में चुनाव आयोग की स्वीकृति से केंद्रीय टीबी डिवीजन व भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की पहल पर दिल्ली में सोमवार से ट्रायल के रूप में वयस्क लोगों को टीबी का टीका देने का अभियान शुरू किया गया। इसके तहत दिल्ली के 5 जिलों में करीब 15 लाख वयस्कों को BCG टीके की एक डोज दी जाएगी। टीका लेने के ये लोग होंगे पात्र जिन लोगों को कम से कम 5 वर्ष पहले टीबी हुआ हो और मौजूदा समय में टीबी की दवा न ले रहे हो। 3 वर्षों के भीतर टीबी मरीजों के संपर्क में आप आए सभी लोग टीका ले सकते हैं। ठीक है, ये जानेंगे कि टीबी के लिए किसका टीका लिया जाता है। BCG का टीका लिया जाता है। नेक्स्ट, साइकिलिंग से पहुंचेंगे विश्व के सबसे ऊंचे मतदान के TC गंग। सिंपल याद रखना है कि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान क्षेत्र TC गंग है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राजधानी शिमला से विश्व के सबसे ऊंचे मतदान के TC गंग तक साइकिल पर यात्रा कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान के TC गंग है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नेक्स्ट, वायुसेना ने रचा इतिहास। हवा से जमीन पर उतरा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। याद रखना है कि देश का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल वायुसेना का भीष्म है। भीष्म क्या है? देश का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को इतिहास रच दिया है। दैवीय आपदा हो या युद्ध का मैदान, अब किसी भी दशा में लोगों को त्वरित उपचार मुहैया करा जिंदगी बचाई जा सकेगी। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में संयुक्त टीम ने बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। विश्व प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, एक है विकसित भारत के निर्णायक युवा शक्ति। विकसित भारत के लिए निर्णायक युवा शक्ति। भारत की युवा जनसंख्या समूचे विश्व में चर्चा के विषय है। अनेक अध्ययनों के साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 2030 तक भारत श्रम आयु यानी 15 से 64 के लोगों की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार भारत की आधी जनसंख्या की आयु 30 वर्ष से कम है। इसी युवा शक्ति के बलबूते भारत विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न पूर्ण करेगा। लिहाजा इसकी राह में आने वाली बाधाओं और सुगमताओं को भी समझा जाना चाहिए। क्या है? केंद्र सरकार के कार्यक्रम का पड़ रहा प्रभाव। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के लोग युवा माने जाते हैं। श्रम आधारित व्यवस्था में यही वह आयु है जो अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करता है, जिससे देश की दशा और दिशा निर्धारित होती है। इसी आयु वर्ग में अधिक से अधिक कौशल विकास तथा शिक्षा को प्राप्त कर युवा विकास की गति को देखते हुए अपने करियर का चयन करते हैं। यही वह आयु वर्ग है जब हम पारिवारिक जिम्मेदारियां वहन नहीं करते हैं। देश में हो रहे किसी भी बदलाव या उन्नतिकरण में यही आयु वर्ग सबसे पहले परिवर्तनों को स्वीकारता है, चाहे आईटी को नई तकनीक के रूप में स्वीकार करना हो या स्वरोजगार एवं उद्यमता का नया स्टार्टअप कल्चर हो। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इन्हीं युवाओं के दम पर वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा कायम कर सका। सांख्यिकी एवं परियोजना कार्यान्वयन मंत्रालय के यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट पर नजर डाले तो 29 साल तथा इससे कम आयु के संपूर्ण जनसंख्या भी से 2036 तक गिरकर 42.9% रह जाएगा। साथ ही इसी समय में गिरती हुई जनसंख्या के कारण 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की संख्या में खासी कमी आएगी। वर्ष 2036 तक 14 साल के आयु वर्ग का संपूर्ण जनसंख्या में अनुपात 20% रह जाएगा तथा 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग का संपूर्ण जनसंख्या अनुपात 22.7% रह जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि भारत की श्रम शक्ति में युवाओं की सहभागिता में कमी आती जाएगी। ऐसे में भारत के लिए ही स्वर्णिम समय है कि हम अपने युवाओं की ऊर्जा का लाभ लेकर देश को विकसित बना लें। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तभी अपनी श्रम शक्ति तथा जनसंख्या लाभांश का समुचित लाभ उठा पाएंगे। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान भारत से अधिक युवा देश है।
परंतु केवल युवा होना ही आर्थिक महाशक्ति बनने की गारंटी नहीं है। अब तो इन युवाओं को बेहतर कौशल विकास के माध्यम से तैयार करते हुए आर्थिक समृद्धि का अंग बनाना अधिक आवश्यक है। सरकार को स्वास्थ्य, रोजगारपरक ट्रेनिंग, विकासपरक शिक्षा तथा कौशल विकास के साथ साथ रोजगार के विविध अवसरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का महत्व जान पड़ता है। आने वाले समय में भारत को यदि मांग आधारित तथा उपभोग आधारित विकास प्रक्रिया को आत्मनिर्भर बनाना है तो आने वाले समय में अपनी जनसंख्या की क्रय शक्ति को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। पिछले शताब्दी के अंतिम दौर में नजर डालें तो दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग तथा सिंगापुर जैसी आर्थिक शक्तियों का सृजन उनके जनसांख्यिकी लाभांश के आधार पर ही संभव हुआ। चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति का उद्भव भी उसके प्रभावी जनसंख्या प्रबंधन से ही संभव हुआ। भारत का विकास भी इसी लाभांश के आधार पर होगा। नेक्स्ट, देश के आर्थिक विकास में युवा शक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में इसमें चर्चा है। नेक्स्ट, रूस ने बुलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नौसेना में क्या शामिल। बुलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? ऐसा मिसाइल जिसका मारक क्षमता 5000 या उससे अधिक किलोमीटर हो उसे अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहते हैं। मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है और दूसरा क्रूज मिसाइल होता है। तो बुलवा अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल ये रूस का है, जिसे रूसी नौसेना में शामिल किया गया है। यह मिसाइल परमाणु क्षमता से संपन्न मिसाइल है जो पनडुब्बी से होती है प्रक्षेपित। परमाणु कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण की दिशा में रूस का अहम कदम। नेक्स्ट, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बुलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश का है? तो रूस का है। नेक्स्ट, न्यू कैलेडोनिया में उठी फ्रांस की गुलामी से आजाद होने की मांग। ये भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि न्यू कैलेडोनिया कहाँ है? न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है, जो वर्तमान में फ्रांस के अधीन है। प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया में लोग फ्रांस से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इस द्वीप समूह पर आज़ादी समर्थक और फ्रांस समर्थकों के बीच तनाव के बाद मंगलवार को 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। फ्रांसीसी के गृह मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल को न्यू कैलेडोनिया भेजा जा रहा है। हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है, दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी, जिससे हजारों यात्री फंसे हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है, जो वर्तमान में फ्रांस के अधीन है। नेक्स्ट, सेम चीज है, खारे पानी को मीठा बनाने की राह। भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर दी है। इसी संयंत्र को लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। संयंत्र की क्षमता हर दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी बनाने की है। हमारे देश में जैसे जैसे ग्राउंड वाटर की कमी होती जा रही है, वहीं पर खारे पानी को मीठा जल में एवं जो नदी नालों या में जो हमारा पानी जो वेस्ट हो जाता है उसको फिर से उपयोग में लाना हमारे देश के जल सुरक्षा या जल स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या है? भारत सहित दुनिया के कई इलाकों में पेयजल का भयानक संकट पैदा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि 2025 तक दुनिया के करीब 1.20 अरब लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यह संकट हमारे सामने है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिलों में पेयजल का संकट सदा संकट रहता है। शिमला और तमिलनाडु के चेन्नई और दक्षिण पूर्व में स्थित रामनाथपुरम जिला भूजल स्रोतों की किल्लत के कारण चर्चा में रहता है, मगर बीते साल से यहाँ 20,000 लीटर पेयजल प्रतिदिन संशोधित किया जा रहा है। इसके लिए सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर डिस्टिलाइजेशन सिस्टम FO की स्थापना की गई। इस तकनीक को IIT मद्रास और इंपीरियल के GDMG ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस तकनीक को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी सहायता प्रदान की है। भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है। इस संयंत्र को लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। संयंत्र की क्षमता हर दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी बनाने की है। देश के तटीय इलाकों के साथ समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्रों में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यह पीने योग्य नहीं है क्योंकि समुद्र का पानी अक्सर खारा और अन्य खनिजों से भरपूर होता है।
हमारे सामने चुनौती है कि इस खारे पानी को बड़े पैमाने पर पीने योग्य कैसे बनाएं। इजरायल दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्होंने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने में महारत हासिल की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने का साधन खोजने के लिए शोध किया है, जो पीने, खाना पकाने और अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकता है। समुद्र के खारे पानी को LTTD तकनीक के जरिए पीने लायक बनाया जाता है। इस तकनीक में प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को गर्म कर खारेपन को अलग किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खारे पानी को खनिज घटकों को हटा देती है। LTTD तकनीक को लक्षद्वीप के लिए उपयुक्त पाया गया है, जहां समुद्र की सतह के पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का जरूरी तापमान का अंतर है, जो लक्षद्वीप के तटों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इजरायल ने यह तकनीक भारत को दी थी। सन 2018 में जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत यात्रा पर आए थे, उन्होंने गुजरात में मोबाइल वाटर डिस्टिलेशन जीप उपहार के तौर पर भारत को दिया था। यह जीप खारे पानी को मीठा बनाती है। एक दिन में यह मोबाइल संयंत्र 20,000 लीटर समुद्र के खारे पानी को साफ कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसमें 80,000 लीटर से ज़्यादा काले, मटमैले और गंदे पानी को पीने लायक बनाने की क्षमता है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के लगभग सभी बड़े शहरों में जलापूर्ति के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां, झील, झरने, तालाब और प्रभावित हुए हैं, और सभी को शुद्ध पेयजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने है। ऐसे में कई देश समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने पर काम कर रहे हैं। वैसे तो पानी का संकट महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में सदैव रहता है, पर तमिलनाडु के चेन्नई की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि समुद्र का पानी डिसेलिनेशन कर पेयजल के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहां के समुद्र तट पर 2 बिलवड़ीकरण यानी डिसिलेशन संयंत्र काम कर रहे हैं, और दोनों की क्षमता 100 MLD है। ऐसे 2 और संयंत्र 150 MLD और 400 MLD क्षमता वाले पर काम चल रहा है, जो अगले 3 वर्षों में 500-550 MLD समुद्री पानी का डिसिलेशन करने में सक्षम होंगे। इन संयंत्रों में 2 तरह की तकनीकों का प्रयोग होता है, पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। चेन्नई के दोनों संयंत्र RO तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार के संयंत्रों से समुद्री पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन तकनीक में 1 घन मीटर समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए 3 किलोवाट ऊर्जा का खपत प्रति घंटे होती है, तो RO तकनीक में यह खपत 2 किलोवाट होती है। इन विधियों से खारे पानी को मीठे पानी बदलने के लिए एक तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, बावजूद इसके पानी में से नमक की मात्रा पूरी तरह नहीं निकल पाती। इस अतिरिक्त नमक हटाने के लिए दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस कारण समय और ऊर्जा दोनों ही अधिक खर्च होते हैं। RO पानी को शुद्ध करने वाली यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें दबाव डालकर पानी साफ किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां पानी में TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है, यानी पानी खारा होता है। नलकूप के पानी या समुद्र तटीय इलाकों में यह तकनीक उपयोगी है। RO के पानी में कोई भी अशुद्धि नहीं होती, बैक्टीरिया और विषाणु भी दूर हो जाते हैं, क्लोरीन और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया में बिजली की खपत अधिक होती है। यह नल के पानी के सामान्य से अधिक दबाव में काम करता है। RO से बाहर निकलने वाले पानी के रूप में औसतन 30 से 40% पानी बर्बाद होता है। इस खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने डिसिलेशन प्रक्रिया के लिए कम तापमान वाली थर्मल विलवड़ीकरण किया है। इस प्रक्रिया के तहत 2 अलग अलग जल स्रोतों के बीच तापमान के उतार चढ़ाव से पहले गर्म पानी को कम दबाव पर वाष्पीकृत किया जाता है, ताकि मीठा पानी प्राप्त किया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देश में कुछ LTTD की स्थापना की है, जो कवारत्ती मिनिकाय अगाती लक्षद्वीप में स्थित है। इनकी प्रौद्योगिकी पूरी तरह से घरेलू और पर्यावरण के अनुकूल है। प्रत्येक LTTD संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर समुद्री जल शुद्ध करने की है। इस तकनीक के द्वारा खारे पानी से 1 लीटर मीठा पानी बनाने में 19 पैसे खर्च आता है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, सऊदी अरब, UAE जैसे देश अपनी कुल पानी की मांग का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री जल का डिसिलेशन करके पूरा करते हैं। फिलहाल दुनिया भर में इसके लगभग 15,000 संयंत्र काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसके लिए 320 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई है। भारत के अंडमान, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में छोटे बड़े लगभग 175 संयंत्र काम कर रहे हैं। भारत ने पहला संयंत्र अंडमान में लगाया था। मगर इन उपलब्धियों के बावजूद यह सवाल अपनी जगह है कि आखिर हम अपनी उपलब्ध जल संसाधनों को संरक्षित रखने और उसको संतुलित उपभोग के बारे में कब गंभीर होंगे। यह आपको जल सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सरकार ने लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि 5 साल बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम पर लगे प्रतिबंध को मंगलवार को 5 साल की ओर बढ़ा दिया गया, क्योंकि संगठन लगातार लोगों के बीच अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है और अपने लिए भारत में खासकर तमिलनाडु में समर्थन आधार बढ़ा रहा है। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार ने लिट्टे पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। लिट्टे का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।